हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा के जो रिजर्वेशन के मामले को संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर किया। बात बेसिकली यहां पर ये करेंगे संवैधानिक बेंच कितने प्रकार की होती हैं, बेसिकली संवैधानिक बेंच के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया आता है। बेसिकली डिस्कशन का टॉपिक ये रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटे के रिजर्वेशन क्यों दिया गया, सेंटर का क्या मूव है, सेंटर की क्या डायरेक्शंस हैं, सेंटर का क्या रोल है और सेंटर का क्या कहना है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने के पीछे। आइए इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। वेल, यहां पर देखा जाए तो पहला इंपॉर्टेंट मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मामला है इसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब संविधान के इंटरप्रिटेशन की बात है, इस मामले को लेकर उन्होंने ये मामला 5 जज बेंच को रेफर किया। याद रहे, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है तो कम से कम उसमें 5 जज होने जरूरी हैं। 5 से कम जज नहीं होना चाहिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात होती है। अभी आगे बात करूंगा ये कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। तो यहां पर आपने 10% रिजर्वेशन के मामले को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया था सोसाइटी के, इस मामले को संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर किया। अब ये डिस्कस करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये 50% जो सीलिंग कैप है उसको वायलेट करता है क्या, इन सभी चीजों के बारे में वहां पर डिस्कस किया जाएगा, वहां पर जजमेंट दिया जाएगा। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। इस रेफरेंस का मतलब क्या है, रेफरेंस क्यों रेफरेंस किया गया, क्यों रेफर किया गया, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब भी कोई मैटर जो है लार्जर बेंच को रेफर किया आता है, इसका मतलब यह है कि उसकी लीगलिटी पे क्लेम किया आता है। आर्टिकल 145(3) की बात करें तो आर्टिकल 145(3) बात करता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, कितने मिनिमम नंबर जजेस हो सकते हैं किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की एक लीगलिटी के बारे में जब क्लेम किया आता है, तो ये आर्टिकल 145(3) इसके बारे में बात करता है कम से कम कितने जज होने चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है कि कम से कम 5 जज होने चाहिए, ये कंपलसरी है। 5 जज से बेंच से छोटी बेंच नहीं हो सकती, ये इस आर्टिकल में प्रॉपरली लिखा हुआ है आर्टिकल 145(3) में। वेल, जहां तक की बात करें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के अनुसार, यहां पर आपने एक अनाउंसमेंट किया कि बेसिकली यदि कोई भी लॉ एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, वो यूजुअली एक 2 जज बेंच के द्वारा सुना जाएगा, कम से कम, अनलेस ये एक लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे क्लेम ना करे। यदि कोई भी कानून जो है वो, किसी भी कानून को यदि बनाया गया है वो संवैधानिक जो फाउंडेशन है उसकी लीगलिटी पे क्लेम करता है, तो डेफिनेटली वहां पर बड़ी बेंच बनाई जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की रूलिंग में बताया कि कोई भी रिट पिटीशन के मामला है, आपके मूल अधिकारों का यदि हनन होता है, तो वो कम से कम 2 जज बेंच के द्वारा सुनी जाएगी। ऑलराइट, समझ में आ रहा है चीज। बात क्या मैं कह रहा हूं, बात कह रहा हूं कि यदि कोई फंडामेंटल राइट का मामला है तो वो 2 जज बेंच के द्वारा सुना जाएगा। लेकिन यदि कोई मामला कोई कानून बना हुआ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब उसकी लीगलिटी पे क्लेम कर रहा है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं संविधान के जो फाउंडेशन है उससे अलग चल रहा है, तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा 5 जज बेंच। ये मिनिमम नंबर ऑफ जजेस का नंबर रखा गया, तो ये आप याद रखिए 2013 में रूलिंग दी गई। और पिछला वाला जो है वो है आर्टिकल 145(3) में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब आइए बात करते हैं बेसिकली चैलेंजिंग ग्राउंड क्या है। हालांकि चैलेंजिंग ग्राउंड बहुत पुराने हैं, आप सभी को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेल, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट कहता है कि ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो आधार है, उसका उल्लंघन करता है। वेल, यहां पर दिखा गया है कि सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, रिजर्वेशन का जो फाउंडेशन है वो जो सामाजिक रूप से पिछड़े ग्रुप है उनके लिए रिजर्वेशन का फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन 103वां जो अमेंडमेंट है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन देने की बात करता है, वो इससे अलग जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिजर्वेशन का ग्राउंड दिया है वो इकोनॉमिक स्टेटस दिया है। सो देखा जाए, जो सोशली डिप्राइव्ड नहीं है, जो सोशली बैकवर्ड नहीं है, दे आर ऑल्सो गेटिंग रिजर्वेशन। ये इतना वायलेशन किया जा रहा है, दिस इज सिंपल वायलेशन। हालांकि आप सभी को पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। हालांकि जो डिस्कशन है यहां पर यह है कि अभी जज बेंचेस कैसे बनाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। और कौन से नए नए आर्टिकल एड किए गए उनके बारे में बात करेंगे, चूंकि ये टॉपिक काफी बढ़िया टॉपिक है।
हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, बट एनीवे नाउ आगे चला जाए तो सेकंड वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक रूलिंग दिया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। यहां पर आपने बोला मंडल रिपोर्ट को पहली बात आप हेल्ड किया, ओके मान लिया, और दूसरी बात यह कि 50% रिजर्वेशन कैप डाली। 50% रिजर्वेशन कैप डालने का मतलब यह कि रिजर्वेशन आप 50% से नहीं बढ़ा सकते, ऑलराइट। और कहा यहां पे कि इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाई बैकवर्डनेस। ये कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस रूलिंग में ये प्रॉपरली लिखा था। एक्चुअली मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 10% रिजर्वेशन का जिक्र ऑलरेडी किया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की बात कही थी। लेकिन कमाल की बात है उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि जो रिजर्वेशन का जो फाउंडेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया, ऑलराइट। अब देखिए इस हिसाब से दिखा है सुप्रीम कोर्ट को अपनी पुरानी रूलिंग को वापस चेंज करना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, दे कैन चेंज इट। नाउ इशू क्या बन रहा है यहां पर, व्हाट इज द मेन इशू? इशू ये है कि यहां पर इकोनॉमिकली रिजर्वेशन इंडोर्स किया गया और कमाल की बात है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 15 में लिखा होता है कि ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है, ऑलराइट। और 16 में डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, बस गवर्नमेंट जॉब की बात करता है। नाउ लुक एट हियर, डिस्क्रिमिनेशन के जो ग्राउंड है वो कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें ग्राउंड है। लेकिन 16 भी बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये बेसिकली पब्लिक जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बात करता है, ऑलराइट। तो यहां पे एक क्लॉज ऐड किया गया है बेसिकली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के लिए, ऑलराइट। अब ये जो क्लॉज ऐड किया गया, इवनली इसकी लीगलिटी को अब चैलेंज किया जा रहा है कि 50% कोटा लिमिट को कैसे क्रॉस किया जा रहा है। दिस इज काइंड ऑफ चैलेंज ओवर देयर। वेल, इसके पहले देखा जाए तो 3 जज बेंच पहले भी थी, बनाई गई थी, जिसने इसके इंप्लीमेंटेशन पे स्टे लगाने के लिए रिफ्यूज कर दिया था। मतलब उन्होंने कह दिया था कि नहीं, इसके इंप्लीमेंटेशन में हम किसी भी तरह से मतलब इसके इंप्लीमेंटेशन में किसी भी तरह से रोक नहीं लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है 103rd अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट द 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10% रिजर्वेशन की बात करता है। और 3 जज बेंच ने पहले भी जब यहां पर स्टे लगाने की बात की गई थी, 3 जज बेंच ने इसको मना कर दिया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 और 16 में क्या बदलाव किए गए। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात यह है कि सेंटर ने कहा कि हर एक राज्य का एक प्रोरोगेटिव है कि वो चाहे तो 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन लगाए ना लगाए, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और ये 10% रिजर्वेशन ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में बल्कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी लगाया जा सकता है, ऑलराइट। नाउ यहां पर एक और चीज है कि एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, यह भी स्टेट गवर्नमेंट के प्रोरोगेटिव पे डिपेंड करता है। और इसी के चलते 15(6) 2 नए आर्टिकल ऐड किए गए, 15(16)(6) और 16(6), ऑलराइट। ये 2 नए आर्टिकल ऐड किए गए, मतलब कह सकता हूं मैं क्लॉज ऐड किए गए। और ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो इसको रिजर्वेशन देना चाहती है नहीं देना चाहती है, सब टू स्टेट गवर्नमेंट, ऑलराइट। तो आपको याद रखना है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देते वक्त 2 नए क्लॉज ऐड किए गए, 15(6) एंड 16(6), 2 नए क्लॉज ऐड किए गए, इसको आप याद रखें। वेल, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है? गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यह है कि आर्टिकल 46 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वहां पर यह कहा गया है, इवनली आर्टिकल 46 डायरेक्टली टॉक्स अबाउट दैट थिंग कि यदि कोई इकोनॉमिकली वीकर है तो उसके लिए राज्य की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उसके इंटरेस्ट के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये जो हमने आर्टिकल 46 के दायरे के अंदर किया है, और आर्टिकल 46 हमें इंपावर करता है कि हम ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक क्राइटेरिया बना सकते हैं और उस बेसिस पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। वेल, इस क्लेम को काउंटर करने के लिए अभी तक फिलहाल यही क्लेम दिया रहा है इंदिरा साहनी प्रिंसिपल का कि गवर्नमेंट ने बेसिकली यहां पर ये एक काफी इंटरेस्टिंग मामला है कि गवर्नमेंट ने
इस इवनली इसको काउंटर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक रूलिंग, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 2008 का, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली डिफेंड करने के लिए दे आर सेइंग दैट कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 27% कोटा ऑफ ओबीसी को एक्सेप्ट कर लिया, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और कमाल की बात यह कि यहां पर इन्होंने ओबीसी वाज नॉट मेड ऑन द सोल क्राइटेरिया ऑफ द कास्ट, बट कमाल की बात यह है कि यहां पर अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यहां पर इकोनॉमिक फैक्टर भी उन्होंने ऐड किया। मतलब इसका मतलब यह है कि बट ए मिक्स ऑफ कॉस्ट एंड इकोनॉमिक। तो उन्होंने क्या बोला कि यहां पर दे नीड नॉट ए सोल क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग रिजर्वेशन। मतलब उन्होंने क्या बोला कि यहां पर जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया वहां पर चूंकि आपको पता है क्रिमिनल रेट किया आता है, क्रिमिनल रेट करने के बाद यह तो पता चल गया कि सोशल बैकवर्डनेस के अलावा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल, चूंकि वहां पर क्रिमिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। इसका मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि केवल सोशली बैकवर्डनेस क्राइटेरिया नहीं है। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस क्या सोल क्राइटेरिया हो सकता है? दैट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेंच अब क्या है आइए जानते हैं। आर्टिकल 145(3) बोलता है कि यहां पर एटलीस्ट 5 जज बेंच होने चाहिए यदि कोई भी ऐसा मामला जो कि संविधान में संवैधानिक कोई भी कानून जो बनाया है आपने उसकी लीगलिटी पे क्लेम करता है, उसकी संवैधानिकता पे क्लेम करता है, तो वहां पर आर्टिकल 145(3) आ जाता है। ऑलराइट, और यहां पर इवन विद रेफरेंस टू अंडर आर्टिकल 143 विच इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। इवनली सुप्रीम कोर्ट से यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी 5 जज बेंच की बात करता है। कम से कम इतने जज बेंच होना चाहिए जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेगी, कंसल्टेशन देगी। ऑलराइट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बड़ी नहीं हो सकती, हालांकि आपने देखा था 9 जज बेंच रही है। कब? जब फंडामेंटल राइट को बोला गया कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, अगस्त 2017 में। तो वहां पर कितनी जज बेंच थी? 9 जज बेंच थी। पहले भी 7 जज बेंच, 13 जज बेंच ऑलरेडी बन चुकी है। तो इट्स नॉट लाइक जस्ट 5 जज बेंच है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यदि किसी पुरानी जज बेंच को उसके डिसीजन को आपको उलट करना है तो आपको बड़ी जज बेंच बनानी पड़ेगी। मान लीजिए 9 जज बेंच ऑलरेडी बनी हुई है और 9 जज बेंच ने कोई ओपिनियन दे रखा है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, दे एक्ट एज ए रूलिंग। तो यदि इनके जजमेंट को उलट करना है तो आपको एक बड़ी जज बेंच बनानी पड़ेगी और वो बड़ी जज बेंच ही उस डिसीजन को उलट सकती है। ये भी एक पॉइंट है, ये भी आप याद रखें। लेकिन आर्टिकल 145(3) जरूर याद रखें। यहां प्रॉपरली लगता है कि यदि किसी कानून की लीगलिटी पे क्लेम किया जाता है तो वहां पे कम से कम 5 जजमेंट्स बनाना कंपलसरी होगा। तो ये रहा डिस्कशन के बारे में। आई होप सो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हल्का सा आइडिया जरूर मिला होगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप जरूर याद रखें। आर्टिकल 15(6) है, आर्टिकल 16(6) है। रिजर्वेशन जब अप्लाई किया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को तो यहां पर इन दोनों में बदलाव किए गए थे। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस वन। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के लिए इन दो में बदलाव किया गया। तो इस 2 आर्टिकल्स को आप जरूर याद रखें। दी आर सम इंपॉर्टेंट वंस। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ऑसम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड आपने जो भी ओपिनियन है वो नीचे कमेंट जरूर करें। लेट मी सी व्हाट इज योर ओपिनियन। Okay then, bye, take care, thanks so much.